हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा राज्य भाग 6। भाग 6 जिसमें राज्य है, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 के राज्य। अगर भाग 6 के राज्यों को देखें तो ब्रिटिश प्रांत, जिन पर सीधे ब्रिटिश सत्ता का दबदबा था या जहां ब्रिटिश सत्ता सीधे सरकार चला रही थी, वह राज्य प्रोविंस थे, प्रांत। भाग 7 में बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, भोपाल को शामिल किया जाता था। भाग 8 में छोटी रियासतों को शामिल किया जाता था और भाग 9 में अर्जित क्षेत्र, जिसमें हम लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार को देखते हैं। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों की 2 श्रेणियां बनाई गई। एक राज्य जिसे प्रोविंस, प्रांत भी कहते हैं, और वर्तमान में 28 राज्य हैं जो भाग 6 में हमें दिखाई देते हैं। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। भाग 7 निरसित है संविधान से और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है, जिसे सामान्यतः केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो वर्तमान में 8 यूटीज भारत के हिस्से में शामिल है। तो आज हम देखेंगे भाग 8 और भाग 9 को। भाग 8 में जहां संघ राज्य क्षेत्र है, वहीं भाग 9 में पंचायत के प्रावधान हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, 239 से 242 के मध्य। 239 क्या कहता है? 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा? और सीधे सीधे बात यह है कि यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है वह राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति जी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख होते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसमें दे रखा है? आर्टिकल 239 में। फिर 239 का ए क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल व मंत्री परिषद का सृजन। ऐसा हो सकता है कि वहां विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन हो। हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आपको वहां उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हैं दिल्ली एक यूटीज है और उसमें उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सामने दिखते हैं। अब कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन होता है। अगर भारत में देखें तो 2 यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानमंडल और मंत्री परिषद है। तो ऐसे राज्य, ऐसे यूटीज कौन कौन सी हैं? तो पहला देखेंगे दिल्ली। यहां पर विधानमंडल है, यानी कि मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद भी है। और दूसरा पांडिचेरी, ठीक है, क्या है? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी और दिल्ली में आपको विधानमंडल दिखाई देता है, यानी कि यहां उपराज्यपाल भी हैं और यहां मुख्यमंत्री भी हैं। तो यह किस आर्टिकल्स के द्वारा है? 239 का। स्पेशली दिल्ली के लिए एक आर्टिकल को जोड़ा गया। तो दिल्ली के प्रशासन के लिए अगर हम देखें तो आर्टिकल 239 ए या क। एक और बात यह बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 239 का क्या कहता है कि दिल्ली के विषय में विशेष उपबंध। पहले तो बात यह कि दिल्ली एक एनसीआर क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो विशेष उपबंध भी दिखाई देते हैं क्योंकि यहां संघ की व्यवस्था और यूटीज दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विशेष उपबंध, इसको जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। और यह दिल्ली के विषय में विशेष उपबंध करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली से जुड़े प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 239 ए में। तो कब जोड़ा गया था? 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 240 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम या नियम, रूल्स
बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। यानी कि यूटीज में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। यह बात याद रखिए। आर्टिकल 241 बात क्या करता है? यूटीज में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। कुछ यूटीज ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट्स हैं। पहले एक था, वर्तमान में 2 ऐसे यूटीज हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट्स हैं। कल हम देख रहे थे कि वर्तमान में भारत में 2 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट। अगर हम देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों में हाई कोर्ट कितने हैं? 2 के पास है। पहला दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है और दूसरा जम्मू कश्मीर के पास है अपना। तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पास अपने हाई कोर्ट्स हैं। तो 2 यूटीज ऐसी हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट हैं। पहला है दिल्ली और दूसरा है जम्मू कश्मीर। इन 2 यूटीज के पास अपने हाई कोर्ट हैं। और ऐसे ही 2 यूटीज ऐसे हैं जिनके पास अपने विधान मंडल हैं। विधान मंडल कहां कहां है? दिल्ली और पांडिचेरी। तो 2 यूटीज ऐसे हैं जिनके पास अपने विधान मंडल हैं और 2 ही यूटीज ऐसे हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट हैं, एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो यह महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं भाग 8 के, जो जुड़ा है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज से। अब देखते हैं भाग 9 को। भाग 9 संविधान में था, किंतु भाग 7 के साथ भाग 9 को भी निरसित कर दिया गया था। बाद में भाग 9 को दोबारा स्थापित किया गया संविधान में। भाग 9 जिसमें पंचायत के प्रावधान हैं, इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जो लागू हुए 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायत दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा। पंचायत के प्रावधान 243 से 243O तक हैं। एक बात और, पंचायत के प्रावधान सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहली पंचायत कहां बनी? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायत का गठन हुआ। तो पंचायत की शुरुआत कहां से हुई? तो पंचायत की शुरुआत हुई नागौर राजस्थान से। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह शुरुआत दिखाई देती है। शुरुआत ही राज्यों में अगर हम देखें, स्थान तो यह है। क्वेश्चन पूछे कि पंचायत के प्रावधान किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम लागू हुए? तो पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश वह राज्य हैं जहां पर पंचायत के प्रावधान लागू हुए। तो राजस्थान में कब हुए? 2 अक्टूबर 1959। कहां पर? जिला नागौर राजस्थान। तो यह व्यवस्था। दूसरा, अब ये हमारे संविधान में जब जोड़े गए तो वो 1992 में जोड़े गए, मगर इसके विषय में कुछ राय दी गई। पहले एक समिति थी बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। इसने कहा कि ये जो पंचायत है उसके 3 स्तर होंगे। पंचायत के कितने स्तर होंगे? 3। पहला गांव यानी कि विलेज का स्तर, यहां पर ग्राम पंचायत बनेगी। दूसरा खंड का स्तर, जिसे ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। और तीसरा जिला लेवल पर। तो गांव में अगर देखें तो ग्राम पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान बोल देते हैं उसे। खंड पर होता है, खंड यानी कि ब्लॉक, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। और जिला पे होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो 3 स्तर, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की दी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो एक समिति और थी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने थोड़ा सा फेरबदल किया। उसने पंचायत के 2 स्तर बताए कि पंचायत के 2 स्तर होने चाहिए, एक ग्राम लेवल गांव और दूसरा होगा जिला स्तर। उसने ब्लॉक स्तर को हटा दिया। तो ग्राम में ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष। यह अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया। तो यह कितनी थी? 2 स्तरीय। किंतु भारत में जिसको लागू किया गया वह थी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा, जिसमें 3 स्तरों को देखा जाता है। पहला ग्राम पंचायत स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, ठीक है। तो 3 लेवल पर हमें
पंचायत के प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और इसी संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जो जुड़ी हुई है पंचायत से। किसकी बात करती है? पंचायत की 11वीं अनुसूची, आपने देखा होगा। तो 243 बात करता है, इसमें देखें परिभाषा की, ग्राम, इस पंचायत की परिभाषा की बात वह कर रहा है, अलग अलग परिभाषाएं इसमें दे रखी है। 243 बात करता है ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में मूलभूत अंतर क्या है? ग्राम सभा लोगों के समूह का निर्माण करती है, जबकि ग्राम पंचायत वयस्क नागरिकों के वोट देने के अधिकार को इंडिकेट करती है। तो ग्राम सभा में बहुत से लोग हो सकते हैं जो वोट डालते भी और नहीं भी डालते, किंतु ग्राम पंचायत का मतलब यह है कि वयस्क लोगों 18 प्लस के लोगों के द्वारा चुनी हुई पंचायत को ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है सामान्यतः। 243B क्या कहता है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा, यह बात करता है 243B। फिर 243D पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में अगर हम देखें तो आरक्षण की बात करता है। जो आरक्षण के प्रावधान अन्य सभी जगह SC, ST, OBC के लागू होते हैं वो यहां पर भी लागू होते हैं, किंतु जो MP MLA के चुनाव में भी नहीं लागू होता वो यहां लागू होता है। यहां महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, यानी कि पंचायतों में जो आरक्षण है उसमें महिला आरक्षण की भी बात है। और महिला आरक्षण कितना है? तो सामान्यतः सभी राज्यों में 1/3, सामान्यतः 1/3, टोटल सीट का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिला आरक्षण, क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो 243D में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। 243E पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल या अवधि, टेन्योर कितना होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और जब ग्राम पंचायत एक्टिव नहीं होती है तो 6 महीने, 6 माह के अंदर उसके चुनाव करवाना जरूरी है। कितने माह में? 6 माह में। आकस्मिक मृत्यु हो जाए प्रधान की और 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो उस की प्रधान की मृत्यु के 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे ग्राम पंचायत के, यह प्रावधान है। 243I बात करता है पंचायतों के वित्त की। पंचायतों को जो धन मुहैया करवाया जाएगा, आप समझिए पंचायतों को धन मुहैया करवाया जाएगा, किसके लिए? उनके विकास के लिए। तो उसके लिए वित्त आयोग का क्या होगा? गठन। तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, उनके फाइनेंस के लिए, जो उसके विकास के लिए धन आवश्यक है। 243K पंचायतों का निर्वाचन। पंचायतों का जो निर्वाचन होता है पहली बार वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग। आप देखते हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, MLA के जो चुनाव हैं, यानी विधानसभा, लोकसभा के जो चुनाव हैं वह करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उसे हम भाग 15 में पढ़ रहे होंगे। किंतु पंचायतों का निर्वाचन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, और वह तिथियों का चयन करता है, स्थितियों का चयन करता है और उस अनुसार पंचायतों का चुनाव होता है। और पंचायतों का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है। आकस्मिक स्थिति में 6 माह के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव करा लिया जाता है। यह प्रावधान भी हमें पंचायत के भाग 9 में देखने को मिलता है। तो भाग 8 जो जुड़ा था संघ राज्य क्षेत्र से और भाग 9 जो जुड़ा हुआ है पंचायतों से, दोनों महत्वपूर्ण है। और इन सब में महत्वपूर्ण पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी जी की अवधारणा पंचायत से ही जुड़ती है। तो गांधी जी मानते हैं कि भारत गांव में बसता है, और भारत जब गांव में बसता है उनका यह भी मानना था कि ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को अगर धन मुहैया करवा दिया जाए और वहां सत्ता हो तो उसे कभी भी किसी सांसद या विधायक की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपना विकास स्वयं कर लेगा। कहाँ नल लगना है, कहाँ सड़क बननी है, वह ग्राम पंचायत स्वतः संज्ञान लेकर अपने लोगों से मुशायरा कर कर, चर्चा कर कर अपना विकास कर सकते हैं। तो यह गांधीवादी सिद्धांत है
जो इतना समय के बाद भारत के संविधान में शामिल हुआ। तो गांधीवादी सिद्धांत से आप समझते हैं पंचायतों के प्रावधान को। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।